गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 11th की लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सपेरिमेंट को हमने बोला था क्या, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या फिर स्टडी ऑफ एनोड रेस। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने कैथोड रेज वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा सेम वैसे ही है। उसी के अंदर कुछ चीजें चेंज है जिससे हमको ये मिल जाएगा कि एनोड रेज भी होती हैं जैसे कैथोड रे होती है। वहां से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था, यहां से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कर देंगे। ठीक है, तो 1836 में ई गोल्डस्टीन ने इस एक्सपेरिमेंट को किया। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज की जो बात आई या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की जो बात आई, दैट वाज डन बाय ई गोल्डस्टीन इन 1836। ठीक है, ये जो रेज होती है दे कंटेन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड दीज रेज आर कॉल्ड एज पॉजिटिव रेज, कनाल रेज और एनोड रेज। ये बेसिक से 3 पॉइंट है जो याद रखने हैं। बाकी लगभग सारा सेम है एज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ये आप याद रखें, है ना। दैट वाज डन बाय जे थॉमसन। ये हुआ 1836 में बाय ई गोल्डस्टीन। रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, जितनी भी एनोड रेज है दे कंटेन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड दीज रेज आर कॉल्ड पॉजिटिव रेज, कनाल रेज और एनोड रेज। ठीक है, अब अपन एक्सपेरिमेंट देखें कि क्या था, ऐसा क्या हुआ जिससे पता चला कि एनोड रेज भी होती हैं। तो जब हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखा था तो वो कुछ ऐसा था, है ना। ऐसी एक डिस्चार्ज ट्यूब थी हमारे पास, है ना, ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब थी और यहां से हमने वैक्यूम क्रिएट करने के लिए ऐसा लगाया था। ठीक है, इस ट्यूब को हमने बोल दिया था डिस्चार्ज ट्यूब या फिर क्रुक्स ट्यूब। उसके बाद यहां हमने लगा दी थी क्या, एनोड, इस तरीके से, विच वॉज पॉजिटिवली चार्ज। ये हो गई एनोड विथ पॉजिटिव। यहां पर था हमारे पास कैथोड। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ये हो गया एनोड, सॉरी कैथोड। यहां पर हमने कैथोड लगा दिया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसा था। उसके बाद इसको अपन करंट से कनेक्ट करते थे। ये कुछ ऐसा कनेक्ट कर दिया अपन इसको, है ना। उसमें मैंने ऊपर से किया था, ये तो मैं नीचे से कर रहा हूँ समझाने। ऐसा करंट से कनेक्ट कर दिया। यहां से हम दे रहे थे कितना, 10,000 वोल्ट करंट। वहां हमने पढ़ा था कि नॉर्मल प्रेशर पे कोई कुछ नहीं हुआ था। 10⁻⁻² के प्रेशर पे जब हमने किया था तो ग्लो करी थी हमारी पूरी डिस्चार्ज ट्यूब में, ग्लो आ रहा था। 10⁻⁻4 पे ग्लो जो था वो कम हो गया था, गायब हो रहा था और बिल्कुल फेंट ग्रीन आ रहा था। फिर हमने फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया तो हमको वहां पर मिला, है ना, उसको पोरस करके। अब यहाँ क्या था कि जब ये सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था, कैथोड वाला एक्सपेरिमेंट भी चल रहा था, तो यहाँ क्या लिया था हमने, गैस। तो अगर यहाँ हमने कोई गैस ली है तो उस गैस के ऐसे छोटे छोटे एटम्स होंगे यहाँ पर, है ना, ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे। और जब हमने 10⁻⁻² के प्रेशर पे 10,000 वोल्ट करंट दिया था तो हमने बोला था कि यहां से ऐसी कुछ रेज निकल के जा रही थी। ठीक है, दीज रेज वर कॉल्ड एज कैथोड रेज। इनको बोल दिया था हमने क्या, कैथोड रेज। अब हुआ क्या कि जब कैथोड रे ऐसी गई तो हमने देखा कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी ये ग्लो कर गई। फिर हमने बाद में इस एनोड को पोरस कर दिया, है ना, छोटे छोटे इसमें होल्स किए ताकि ये आर पार जाए, तो हमको यहाँ ग्लो मिल रहा था। ठीक है, वैसे ही जब इस कैथोड को पोरस किया गया, है ना, इस कैथोड को यहां से जब पोरस किया गया, छोटे छोटे होल्स इसमें कर दिए गए, तो ये देखा कि ऐसी कुछ रेस थी जो टुवर्ड्स कैथोड भी जा रही थी और यहां पर हमको ग्लो दे रही थी, है ना। अगर यहाँ पर मटेरियल हम कोट कर देते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल, तो ऐसा यहाँ पर हमको क्या मिल रहा था, ग्लो मिल रहा था। तो यहां से बोला कि जो रेस कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, दोज रेज वेर कॉल्ड एज कैथोड रेज। लेकिन उसी एक्सपेरिमेंट में अगर कैथोड को भी हम क्या कर दें, परफोरेटेड कर दें, पोरस कर दें, तो रेज इस तरफ भी आ रही है जो यहाँ ग्लो देंगी, एंड दैट रेज वेर कॉल्ड एज पॉजिटिव रेज, कनाल रेज या एनोड रेज। क्लियर है। इन सारी रेज की, हम कैथोड रेज की बात करें, एनोड रेज की बात करें, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। जैसे हमने कैथोड रे के लिए पढ़ा कि
स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वैसे एनोड रेज भी क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये जो रेज आई दिस आर कॉल्ड एनोड रेज। ठीक है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी। अगर ये फ्री व्हील को मैकेनिकल मोशन दे रही थी, घुमा रही थी, तो एनोड रेज भी घुमाएंगी। ठीक है, बस फर्क इतना आ जाएगा कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, तो जिस डायरेक्शन में कैथोड रे डिफ्लेक्ट हो रही थी, एनोड रे उसके उल्टी डिफ्लेक्ट होगी, बिकॉज इट इज ऑपोजिटली चार्ज्ड। क्योंकि हमने पढ़ा कैथोड रे इज नेगेटिवली चार्ज, एनोड रेज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है? तो ये तो हुआ कि एनोड रेज क्या थी। अब बात आती है कि एनोड रेज का ओरिजिन कैसे हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चला, या क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से एनोड रेज जो है वो ओरिजिन हुई, है ना, या ओरिजिनेट हुई। तो हम ये बोल रहे हैं कि अभी इसको मैं हटाता हूं, एनोड रेज को यहां से हटा दें ताकि अपन समझे। ये जो कैथोड रे यहां से जा रही थी, वो इन गैसेस के ऐसे एटम्स जो थे, है ना, इन एटम से जाकर टकराई, फास्ट मूविंग। क्योंकि हमको मालूम है इस कैथोड रेज में क्या है, कंटेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इनमें क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, ये यहां जाकर यहां प्रेजेंट जो गैसेस हैं, उन गैसेस के उस गैस के एटम से जाकर टकराया। और जब एटम से जाकर टकराया तो उसने उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करवा दिया, बाहर निकलवा दिया, है ना। जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो जो इलेक्ट्रॉन थे, दे वर कैरिंग नेगेटिव चार्ज, दे मूव अलोंग विद द कैथोड रेज, तो वो उस तरफ चले गए। और यहां जो चीज बचती है दैट इज आयोनाइज्ड पार्टिकल, है ना, आयन, गैसेस के आयंस बन गए। और वो जो आयंस थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन कैरिंग माइनस चार्ज, तो वो आयंस पे क्या जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स कैथोड। क्लियर चीज? अभी हमने प्रोटॉन की बात नहीं की, हम क्या बोल रहे हैं, है ना, इसको अपन ऐसे समझ लें। हम बोल रहे हैं कि हमने लिया था गैस, इस गैस पर आकर, गैस का एक एटम था, है ना, गैसियस एटम, इससे आकर कौन टकराया, इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आया और टकराया, तो इस गैसियस एटम को इसने क्या कर दिया, आयोनाइज्ड। तो जब आयोनाइज्ड किया तो वो कैसे हुआ कि इस गैस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, और जो बचे वो थे पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना। ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है जो यहां जनरेट हुआ है, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर इजेक्टिंग। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल जाएंगे, उतना पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि यहाँ 2 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन है। हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ एक गैस का एटम है, जिस एटम पर आकर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो हाई वोल्टेज सप्लाई करने पर कैथोड से निकला होगा, वो आकर टकराया। टकराने की वजह से गैसेस में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कमिंग फ्रॉम कैथोड, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये किसका है, फ्रॉम गैसियस एटम, ये गैसियस एटम में से निकला है। तो इसके निकलने के कारण हमारा जो गैस का एटम था वो आयोनाइज्ड हो गया, दैट मींस इट बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। और कितना पॉजिटिव चार्ज है, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इजेक्टेड आउट। क्लियर है चीज? तो ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है और यहां पॉजिटिव आयंस बन गए हैं, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स कैथोड। इस तरीके से कैथोड की तरफ मूव होने लग गए, और उन रेस को हमने क्या बोल दिया, एनोड रेस, है ना। यहां से परफोरेटेड किया, एनोड रे क्रॉस होगी बाहर की तरफ, और यहां पर फ्लोरोसेंट मटेरियल पे क्या दे देगी, ग्लो दे देगी। तो ये था एक ओवरऑल फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जो किसने देखा, ई गोल्डस्टीन ने 1836 में। जो रेज यहां से जा रही हैं, दिस रेज आर पॉजिटिव, दिस रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन बोला गया, कॉल्ड एज पॉजिटिव रेज, कैनाल रेज या एनोड रेज। क्लियर है? अब जैसी प्रॉपर्टीज थी सेम एनोड रेज, कैथोड रेज वाली, वही एनोड रेज की है। जैसे कैथोड रे में हमने 2 चीज देखी कि इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज, अपना मास और चार्ज मास रेशियो था,
वैसे ही हम प्रोटॉन के लिए भी उसका चार्ज, उसका मास और चार्ज मास रेशियो देखते हैं, जो हमको याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्लियर है? तो आप ये डायग्राम बना ले, तब तक मैं इसकी प्रॉपर्टीज और साथ में कितना मास है कितना चार्ज है वो लिखता हूं, ताकि आप इसको नोट कर लें बाद में। ठीक है, आप इतना कंप्लीट करें। चलिए, है ना। तो अब यहां पर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज, चार्ज ऑन प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज मास रेशियो एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोटॉन ये लिख दिया है। तो इसको अगर अपन एक एक बार देख लें क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज में फर्स्ट है एनोड रेज ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। सेम वैसा ही है जैसा कैथोड रेज के लिए था कि अगर कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी और कोई ऑब्जेक्ट अगर रख रहे थे तो वो उसकी शैडो दे रही थी, वैसे ही एनोड रेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। दूसरा है एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम एज कैथोड रेज, बट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज ऑपोजिट एज दैट ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है, एनोड रेज उसके ऑपोजिट डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन जिस तरीके से कैथोड रे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन देता है, वैसे ही एनोड रेज भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन देगा। थर्ड इज लाइक कैथोड रेज दीज रेज आल्सो कॉजेस मैकेनिकल इफेक्ट। जैसे कि कैथोड रे के रास्ते में अगर हमने एक फ्री मूविंग व्हील रखा था तो कैथोड रेज टकराने के बाद उसको रोटेट कर रही थी, वैसे ही अगर एनोड रेज के रास्ते में भी कोई फ्री व्हील रख दिया जाए तो वहां पर भी मैकेनिकल इफेक्ट होगा या रोटेशन होगी। तो लाइक कैथोड रेज दीज रेज आल्सो कॉजेस मैकेनिकल इफेक्ट। फोर्थ इज द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ दिस रेज इज कंसिडरेबली स्मॉल देन इलेक्ट्रॉन्स। वहां हमने क्या देखा था कि थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा थी बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम था। ठीक है, तो डिवाइड करते टाइम वैल्यू हमको ज्यादा मिल रही थी। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो थोड़ा ज्यादा है, इसलिए ईएम का जो रेशियो आता है वो थोड़ा छोटा आता है। फिफ्थ है अनलाइक कैथोड रेज द ईएम रेशियो ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द ट्यूब। वहां पर हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, सारे इलेक्ट्रॉनों का मास क्या था, सेम था, सबका चार्ज क्या था, सेम था। इस वजह से हमेशा जो ईएम का रेशियो निकल रहा था एनोड रेज के लिए वो गैस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। यहां हम क्या बोल रहे हैं कि जब एनोड रेज की बात कर रहे हैं तो क्योंकि प्रोटॉन की बनी हुई है और ईएम रेशियो निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव आयन का निकाल रहे हैं, कितने प्रोटॉन निकलना है दैट डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट। इसी वजह से यहाँ पर जो ईएम रेशियो होता है पॉजिटिव रेज का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, गैस में जो हमने ले रखी है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई बेसिक, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनोड कैथोड रे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फिर भी आप इसको याद रखें। उसके बाद है नोट, चार्ज प्रोटॉन पे कितना होता है, सिंगल प्रोटॉन पे 1.60 into 10⁻19 कूलम। सेम चार्ज हमने इलेक्ट्रॉन में पढ़ा था, बस कंडीशन ये है कि वहां पर नेगेटिव होता है, यहाँ पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो प्लस 1.60 into 10⁻19 कूलम्स। मास होता है 1.67 into 10⁻27 kg। वहां हमने पढ़ा था 9.1 into 10⁻31 kg, है ना। तो ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है। तो चार्ज मास रेशियो की बात करें तो 9.58 into 10⁻7 कूलम पर kg। तो ये वैल्यूज आप याद कर लेती हूँ। अब डेफिनेशन की बात करें, वहां हमने इलेक्ट्रॉन की बात की थी कि ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल जिसपे चार्ज था -1.60 into 10⁻19 कूलम और मास था 9.10 into 10⁻31 kg, और जो हाइड्रोजन के मास से 1/1837 टाइम्स कम था। यहां पर प्रोटॉन का देखा गया कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन। तो जो डेफिनेशन निकलती है, अ सब एटॉमिक पार्टिकल व्हिच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो कि इतना है, and has mass 1.67 into 10⁻27 kg equal to that of an atom of hydrogen is called proton। ठीक है, एक ऐसी स्पीशीज जिसका मास हाइड्रोजन के एक एटम के मास के बराबर हो, जिसपे चार्ज इतना हो प्लस में और मास इतना हो, उस स्पीशीज को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन। तो ये हुआ हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या फिर एनोड रे एक्सपेरिमेंट। क्लियर है चीज, आप इतना लिख कर रखें। चलिए, है ना। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या है, किसने किया,
कब किया और कैसे किया। ठीक है, तो हेनरी बैक्यूरेल नाम के साइंटिस्ट ने 1896 में रेडियो एक्टिविटी को ढूंढा, है ना, डिस्कवर किया। अब किया क्या, ये भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, किया क्या वो देखें। ठीक है, तो हेनरी ने क्या किया, हेनरी ने एक सॉल्ट लिया, पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट। ठीक है, उस सॉल्ट को लेकर उसने उसको एक ब्लैक पेपर में रैप किया। पूरा रैप करने के बाद उसने उसको एक फोटोग्राफिक प्लेट पर रखा और एक ड्रॉर के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, क्या किया, पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट का सॉल्ट जिसको ब्लैक पेपर के अंदर पूरा क्या कर लिया, रोल कर लिया, आराम से पैक कर लिया और फोटोग्राफिक प्लेट पर रख के उसने उसको ड्रॉर में रख दिया। ठीक है, अब ड्रॉर में रखा तो वहां पर कहीं भी लाइट तो थी नहीं, कहीं से लाइट जाने के चांसेस भी नहीं थे। तो थोड़े टाइम बाद उसने ये देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट रखी गई है वो पूरी डार्कन हो गई है, पूरी डार्क हो गई है ना। फोटोग्राफिक प्लेट क्या है, आपने देखा होगा पुराने टाइम में हम एक कैमरा यूज करते थे जिसमें रोल जलता था। ठीक है, आजकल तो डिजिटल कैमरा से आप मेमोरी कार्ड डालते हैं और क्लिक कर लेते हैं, डिजिटली इमेज आपके पास आ जाती है। पहले क्या था कि वो रोल को हम कैमरे के अंदर लगाते थे, जब आप आगे से शटर खोलते थे तो लाइट अंदर एंटर करती थी और उस लाइट की वजह से जो भी इमेज है वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर प्रिंट होती थी। बाद में उसको हम डेवलप करते थे। तो वो जो रोल होता है दैट इज अ फोटोग्राफिक प्लेट। तो ऐसी एक फोटोग्राफिक प्लेट उसने ली और ये देखा कि थोड़े टाइम बाद उसको ड्रॉर में रखने के बाद भी जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो थोड़ी सी डार्क हो गई। तो उसने देखा यार लाइट के आने के चांसेस तो कहीं से भी नहीं है, तो लाइट कैसे आई। बाद में उसने उस फोटोग्राफिक प्लेट को लिया और डेवलप किया और डेवलप कर कर उसने देखा कि जो उसने यूरेनियम का सॉल्ट लिया था उसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर प्रिंट हो गया है। तो ये तभी पॉसिबल था जब फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कोई लाइट या कोई एनर्जी आती जिससे वो डेवलप हो पाती। तो उसने ये बोला कि वो जो यूरेनियम का सॉल्ट उसने लिया है उसमें ये टेंडेंसी थी कि कुछ इनविजिबल, है ना, रेडिएशंस उसमें से निकली जिनमें ये पावर थी कि वो उस ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट कर जाए और फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर दे, इफेक्ट कर दे। तो ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट था जो हेनरी ने किया। ठीक है, इससे ये क्लियर हुआ कि ऐसे सब्सटेंसेस भी नेचर में हैं जिसको रखने पर उसके अंदर से इनविजिबल रेडिएशंस निकलती हैं जिनकी अपनी एक एनर्जी की वैल्यू होती है। बाद में और जब चीजें स्टडी की गई रेडियो एक्टिविटी के बारे में तो ये आया कि इन रेडिएशंस के अंदर प्रॉपर्टी है कि ये एयर को आयोनाइज कर सकती हैं। ठीक है, दूसरी चीज की ये सॉलिड मैटर के अंदर से आसानी से पेनिट्रेट कर सकती हैं। उसके बाद थर्ड ये कि मान लो हाँ कि कोई अगर आप फ्लोरोसेंट मटेरियल रख देते हो, चमकने वाला मटेरियल रख देते हो, जैसे हमने ZNS लिया था, तो उससे टकराने के बाद ल्यूमिनोसिटी जनरेट कर सकती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज बाद में डेवलप हुई। क्लियर है चीज। तो हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में एक्सपेरिमेंट किया यूरेनियम के सॉल्ट को लेकर। क्या किया वो मैंने आपको बता दिया। ही स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ यूरेनियम सॉल्ट। ठीक है, और इसको स्टडी करने के बाद क्या निकल कर आया, रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो क्या आया, द फिनोमिनन ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशंस बाय सर्टेन एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। है ना, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी है कि वो रखे रखे स्पॉन्टेनियसली कुछ एक्टिव रेडिएशंस को, जिनके अंदर एनर्जी है, उनको रेडिएट करते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। वो सब्सटेंसेस व्हिच एमिट सच रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। उन सब्सटेंसेस को जिनमें से रेडिएशंस एमिट होती है उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। एग्जांपल में यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, थोरियम हो गया, एक्सेट्रा। क्लियर है चीज, समझ में आ गई है ना। इतना आप नोट करें। फिर रेडियो एक्टिव या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से निकलने वाली रेडिएशंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है वो इसके बाद स्टडी किया गया और फिर वहां से अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज जनरेट हुई डिपेंडिंग ऑन दी कॉम्पोजिशन की वो किससे बना हुआ है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। आप डेफिनेशंस लिख लें दोनों की, रेडियो एक्टिविटी भी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी। यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलोनियम होता है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है। यूरेनियम पीरियोडिक टेबल में 92 नंबर पे आता है। इसके बाद आने वाले सारे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। क्लियर है चीज, तो आप ये नोट कर लें। चलिए डेफिनेशन आपने लिख ली रेडियो एक्टिविटी और
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की। अब इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली जो एक्टिव रेडिएशंस हैं उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है उसकी स्टडी की गई ऐसे। ठीक है, एक लेड बॉक्स लिया हेनरी ने, है ना, एक लेड बॉक्स लिया, लेड का बना हुआ, जिसके अंदर उसने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। लेड की ये प्रॉपर्टी है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाले रेडिएशंस को लेड रोक लेता है। क्लियर है चीज, इसलिए लेड का एक बॉक्स लिया ताकि रेडिएशन हर जगह ना जाए, ऐसे नहीं एक जगह से ओपन है वहां से रेडिएशन निकल रही है और ऐसी फैल रही है। उसके बाद एक लेड की शीट लगाई जिसमें एक होल था ताकि सिर्फ रेडिएशन उस होल से पास हो सके, ताकि हम उसको कॉन्सेंट्रेट कर सके एक जगह पर। क्लियर है चीज, तो ये रेडिएशन ऐसी आई, यहाँ वाली सब रुक गई और बीच वाली जितनी है वो जा रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हैं। मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, दिखाया है, आप नॉर्थ और साउथ पोल भी रख सकते हैं। तो एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव पोल इस तरीके से हमने रख दिया और ये देखा कि कुछ रेडिएशंस जो थी वो फोटोग्राफिक प्लेट पर जब इंप्रेशन दे रही थी तो सेंटर में दे रही थी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कुछ रेडिएशंस ऐसी थी जो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहां से हटा दूं तो सारी रेज यहां पर चमकेंगी, यहां पर आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा या यहां पर डार्क स्पॉट जो भी बनता है फोटोग्राफिक प्लेट पे वो दिखेगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हुआ, कुछ रेडिएशंस ने तो सीधे सीधे दिया इंप्रेशन और कुछ ने डिफ्लेक्शन दिया टुवर्ड्स नेगेटिव एंड टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो यहां से बिल्कुल क्लियर है, जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं कि जो नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा ऑब्वियस है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा और जो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है उस पे ऑब्वियस है कि नेगेटिव चार्ज होगा। जो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ है दैट इज न्यूट्रल, उस पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए इंटरैक्ट नहीं कर रहा है चार्ज के साथ। क्लियर है, तो ये हुआ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड ऑन रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। ठीक है, या एक्टिव radiations which are emitted by a radioactive substance. The process is called as radioactivity. Clear है, डायग्राम बनाए। अब इन चीजों को, इन रेज को हम क्या बोलते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज कैसी हैं, कौन सी हैं, किसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो मैं लिखता हूं फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप डायग्राम बनाए, मैं बाकी चीजें लिख कर रख के रखता हूं। चलिए, है ना, तो यहां से अब हमने देख लिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी टुवर्ड्स नेगेटिव, टुवर्ड पॉजिटिव और कुछ अनडिफ्लेक्टेड था। तो यहां से रेडिएशंस को नाम दिए गए अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। अल्फा रेज क्या है? द रेज विच आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब ये वाली जो रेज थी दिस आर अल्फा रेज। वो सारी रेज जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर डिफ्लेक्ट हुई दिस आर कॉल्ड अल्फा रेज। These rays were found to consist of positively charged He+2 particle, है ना। ये ऐसी रेज हैं जिनमें कौन से चार्ज वाले पार्टिकल प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया किससे? He+2। He स्टैंड्स फॉर हीलियम और हीलियम का मास होता है 4, लेकिन हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, है ना। अगर मैं हीलियम को रिप्रेजेंट ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना, इससे ऐसा है कि हीलियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 4 है, दैट मींस 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 सॉरी हीलियम का नंबर 2 है, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन्स, है ना। तो अगर मैं यहां सिर्फ He लिखता तो मैं पूरे He एटम की बात करता, ठीक। लेकिन अगर मैं He+2 लिख रहा हूं मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, सिर्फ क्या बचे? प्रोटॉन बचे। इसकी वजह से हीलियम का चार्ज क्या आ गया? +2। तो यहां पर एक ऐसा पार्टिकल आ रहा है अल्फा रेज के अंदर जिस पार्टिकल के अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है? +2, 2 पॉजिटिव चार्ज, जिसका मास कितना है? 4, जो कि मास होता है हीलियम का, इसीलिए इसको कंपेयर कर दिया हमने किससे? He से। He+2 एक ऐसी स्पीशीज हो गई जिसमें मास तो 4 है, चार्ज +2 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है दे आर 0। क्लियर है, सिर्फ पॉजिटिव स्पीशीज है। तो ये जितनी भी रेज नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई दीज आर कॉल्ड अल्फा रेज बिकॉज दे कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स which are represented as He+2, that means they contain 2 unit of positive charge with a mass of 4 AMU. AMU stands for atomic mass unit, है ना। क्लियर है चीज, ये हुई अल्फा रेज। फिर जो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए these are called बीटा रेज। ये सब क्या हो गए? बीटा रेज, ठीक है। The rays which are deflected towards the positive electrode are called beta rays. These are negatively charged particle having the same E/m ratio value as that of cathode rays.
जो कैथोड रेज के अंदर EM की वैल्यू थी वही वैल्यू यहाँ पर इन रेज की भी होंगी। क्लियर है, समझ में आ गई चीज। और जैसे कैथोड रे किसकी बनी हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स की, वैसे ही दीज आर कंसिडर्ड एज स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है। फिर वो जो डिफ्लेक्ट नहीं हुई है उनको हम बोल रहे हैं गामा रेज। ठीक है, द रेज विच आर नॉट डिफ्लेक्टेड एंड आर न्यूट्रल are called gamma rays. These rays are regarded as high energy electromagnetic radiations having no charge and negligible mass, जिनका कोई चार्ज नहीं है और मास इज नेग्लिजिबल, हाई एनर्जी की रेडिएशंस हैं, डिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं और न्यूट्रल है, उनको हम गामा रेज बोल रहे हैं। तो ये हो गया अल्फा, बीटा और गामा रेज, आप ये नोट कर लें पूरा। ठीक है, चलिए चलिए, है ना। अब हमने कैथोड एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, एनोड एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लिया, प्रोटॉन देख लिया, रेडियो एक्टिविटी देख ली, है ना। अब बात ये निकल कर आई कि जब साइंटिस्ट को ये पता चल गया कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, तो वो एटम के अंदर अरेंज कैसे होते होंगे, मतलब एटम का स्ट्रक्चर क्या होता होगा। और यहां जाके फिर साइंटिस्ट ने अलग अलग स्ट्रक्चर्स को देना शुरू किया, प्रेडिक्ट करना शुरू किया, जिसमें जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है दैट इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल, है ना। अभी हम एटॉमिक मॉडल्स की बात कर रहे हैं। तो पहला दिया था जे थॉमसन ने, जिसको बोला थॉमसन एटॉमिक मॉडल। और थॉमसन ने क्या बोला कि अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट हैं तो प्रोटॉन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फीयर के फॉर्म में। तो ये जो पूरा ऐसा डार्क वाला पोर्शन मैंने लाइन से किया है, ये सब किसका बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, दैट इज प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक स्पेसिफिक जगह पर लगे हुए हैं ताकि एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हमको मिल पाए। तो पहला क्या था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पर फिक्स लगे हुए हैं ताकि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हमको मिले। फिर दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज रेजिन पुडिंग, प्लम पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन देखा ना, तरबूज, अगर हम उसको बीच में से आधा काटते हैं तो उसमें आपको रेड का पोर्शन दिखेगा, दैट रेड पोर्शन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। और जहां जहां पर उसके सीड्स, उसके बीज लगे हुए हैं, वो सब क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही केक के साथ होता है, क्रिसमस केक वगैरह आप देखेंगे तो उसमें ड्राई फ्रूट्स लगे हुए होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो पूरा ब्रेड का पोर्शन है दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। इसीलिए इसको वाटरमेलन मॉडल, रेजिन पुडिंग या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। अब इस मॉडल के दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है। हालांकि बाद में इस मॉडल को बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया गया जब रदरफोर्ड ने अपना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल दिया, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम इस क्लास को यहां तक कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर्स दो आए। पहला कि जो मास ऑफ एटम है इज कंसिडर्ड टू बी इक्वली स्प्रेड। थॉमसन ने ये माना कि जो पूरा मास है एटम का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं एक जगह ज्यादा मास एक जगह कम नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। और दूसरा है इट एक्सप्लेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं कि एटम्स बिकम्स न्यूट्रल, एटम बिकम्स न्यूट्रल। क्लियर है चीज। तो ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे और ये पहली चीज थी या पहला एटॉमिक मॉडल था सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंसिडर करते हुए दिया गया बाय जे थॉमसन। ये आपने 9th में भी पढ़ रखा है। क्लियर है चीज। अब इसके बाद जैसे ही रदरफोर्ड आया, ये मॉडल क्या हो गया, रिफ्यूज हो गया। फिर रदरफोर्ड पढ़ा, उसके बाद बोर मॉडल आया और फिर वहां से बोर मॉडल से भी डिस्कवरीज आगे बढ़ी। तो स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है, स्पेक्ट्रल सीरीज हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कितने टाइप की है वो हैं, बोर फॉर्मूला फॉर रेडियस क्या है, बोर फॉर्मूला फॉर एनर्जी क्या है, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ते जाएंगे चैप्टर में। क्लियर है। तो अभी आप इतना कर रखें अपने पास, ठीक। कोई भी डाउट अगर होता है आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं आपको वहां पर उसके डाउट्स के आंसर दे दूंगा। चलिए, थैंक यू।